नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे थे। उसी से संबंधित आज हमारी ये दूसरी वीडियो है, भारतेंदु युग से संबंधित। कल मैंने भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न कराए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने देखे होंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी है दोस्तों कि पूरी वीडियो देखें, उसमें महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वो छूटने ना पाएँ। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लाती हूँ, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताने की कोशिश करती हूँ। तो आज भी मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाई हूँ जो भारतेंदु युग से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण है, हमें जानने चाहिए ये सभी तथ्य। इसलिए मैं पहले कुछ तथ्य लाई हूँ और जो कुछ थोड़ा बहुत प्रश्न हमारे रह गए थे भारतेंदु युग के, फिर उनसे संबंधित प्रश्न भी मैंने रखे हैं। तो अंत में हम प्रश्न करेंगे। पहले देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास, भारतेंदु युग महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या क्या तथ्य हैं महत्वपूर्ण। भारतेंदु युग, यह तो जानते ही हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है भारतेंदु युग। दोस्तों, ये रसा उपनाम से उर्दू में कुछ कविताएं लिखते थे, शायरियाँ लिखते थे, वो रसा उपनाम से लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1885 ईस्वी में। यह आप लोग जानते होंगे, कॉमन सी बात है कि आप लोग जानेंगे जरूर। और रसा इनका उपनाम था दोस्तों, उर्दू में इस नाम से ये रचनाएं रचते थे या शायरियाँ लिखते थे। और इनकी कुल 175 रचनाएं मिलती हैं दोस्तों, बहुत सी रचनाएं इन्होंने रची। इसमें से जो 70 हैं ये काव्य कृतियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी इन्होंने निबंध लिखे, नाटक लिखे, वो हम गद्य साहित्य में पढ़ेंगे आगे। हमारा अगला जब भाग होगा, हमारे ये काव्य साहित्य जब पूरा हो जाएगा तो हम गद्य साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 70 इन्होंने क्या की, काव्य रचनाएं की, और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने रचनाएं की। आगे है 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि में, ठीक है दोस्तों, 1880 में सार सुधा नामक एक पत्रिका निकलती थी। इसमें जो हरिश्चंद्र जी हैं हमारे, उनको भारतेंदु की उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया। किसमें? सार सुधा निधि पत्रिका में, ठीक है दोस्तों। तो और फिर क्या किया गया दोस्तों, उसके बाद जो जनमानस है, उसके फलस्वरूप जनमानस द्वारा इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई दोस्तों, ठीक है। क्या उपाधि दी गई है इनको? इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, इन्हें भारतेंदु की उपाधि जनमानस के द्वारा दी गई थी। भारतेंदु मतलब भारत का इंदु, भारत के चंद्रमा, इनको ये उपाधि मिली थी, ठीक है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुछ संस्थाएं स्थापित की थी दोस्तों, कुछ सभाओं और संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की थी। वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला है कविता वर्धनी सभा, 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु जी ने की थी, यह बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है पेनी रीडिंग क्लब, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना इन्होंने 1873 ईस्वी में की थी दोस्तों। और तीसरा है तदी समाज, 1873। तो ये 3 महत्वपूर्ण सभा और संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। और दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। ऐसा भी मिलता है कि कौन से भाग में संकलित हैं, तो प्रथम भाग में इनके काव्य रचनाएं संकलित हैं भारतेंदु ग्रंथावली में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। जो दशरथ विलाप और फूलू का गुच्छा इनकी रचना है दोस्तों, कल भी हम इन पे बात कर चुके हैं। दशरथ विलाप और फूलू का गुच्छा, ये कविताएं इन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं दोस्तों। अमूमन रचनाएं, काव्य कृतियां जो इन्होंने की हैं, काव्य रचनाएं, कविताएं बोल सकते हैं, उनकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की। लेकिन जो 2 कविता इनकी हैं, दशरथ विलाप और फूलू का गुच्छा, ये इन्होंने खड़ी बोली में रची हैं। और इनकी भाषा दोस्तों अति सरस थी, सहज थी, और ब्रज भाषा में बहुत सी इन्होंने कविताएं लिखी। और भक्तिपर और श्रृंगारिक संवेदनाओं से युक्त कविताएं भी इन्होंने बहुत सी लिखी हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। विजय वैजयंती जो है, इसकी रचना इन्होंने 1882 ईस्वी में की थी। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, जो विजय वैजयंती इन्होंने रचना की दोस्तों, इसमें मिस्र के जो तत्कालीन भारतीय सेना की विजय हुई थी मिस्र में, उस समय जो भारतीय सेना की विजय हुई थी उस पर इन्होंने लिखी है दोस्तों ये विजय वैजयंती। तो पूछा जा सकता है कि मिस्र पर भारतीय सेना की विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य पर कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा लिखी गई, तो विजय वैजयंती 1882 ईस्वी में इन्होंने लिखी है। और एक रचना और है रिपुनाष्टक, ठीक है दोस्तों। कौन सी है? रिपुनाष्टक। इसकी रचना 1884 ईस्वी में की इन्होंने। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, यह लॉर्ड रिपन की प्रशंसा पर लिखी गई है,
ठीक है दोस्तों, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रिपन। तो पूछा जा सकता है लॉर्ड रिपन की प्रशंसा पर भारतेंदु द्वारा कौन सी रचना रची गई, तो यह है रिपुनाष्टक। तो 70 रचनाएं इनकी कुल काव्य कृतियां हैं दोस्तों, हमें 70 के 70 नहीं करनी है। इसमें से जो महत्वपूर्ण है रिपुनाष्टक, विजयिनी, विजय वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, जो रचनाएं आ रही हैं और बार बार प्रश्नों में पूछी जाती हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली हैं। उनको आप ध्यान में रखें कि वो भारतेंदु की हैं और उससे बाहर कुछ नहीं आता दोस्तों। वही प्रश्न बार बार घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण तथ्य मैंने रखे हैं। भारतेंदु द्वारा विभिन्न शैलियों में कविताएं की गई हैं। कल भी प्रश्न में हमारा ये आया था टॉपिक कि यह रचना किस शैली में लिखी गई है, तो वह भी मैंने रख लिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द से एक एक प्रश्न बना लिया जाता है। तो विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी प्रयोग की हैं भारतेंदु जी ने, एक तरफ काव्य दिए हैं मैंने, दूसरी तरफ शैलियाँ, तो देख लेते हैं। पहला है उर्दू का श्यापा, इनकी रचना का नाम है उर्दू का श्यापा। यह कौन सी शैली में लिखी है, श्यापा शैली में लिखी है। दूसरा है बंदर सभा, बंदर सभा पैरोड़ी शैली में लिखी है दोस्तों। किस शैली में, पैरोड़ी शैली में बंदर सभा की रचना इन्होंने की है। और ये सभी काव्य की बातें हो रही हैं दोस्तों अभी, क्योंकि हम काव्य से संबंधित देख रहे हैं भारतेंदु युग को, तो ये सभी उनके काव्य हैं। समधिन मधुमास, ये क्या है, समधिन मधुमास इनकी रचना है, इनका काव्य है। यह गाली शैली में लिखी है दोस्तों। किस शैली में लिखी है, गाली शैली में। एक और रचना है प्रात समीरण, इससे संबंधित कल प्रश्न हम देख चुके हैं। प्रात समीरण प्यार छंद में लिखा है दोस्तों। किस में लिखा है, प्यार छंद। और ये प्यार छंद जो है ये बांग्ला का छंद है। ठीक है दोस्तों, किसका है, बांग्ला भाषा का छंद है प्यार छंद। और प्राप्त समीरण, प्राप्त समीरण, यह प्यार छंद में लिखा गया है। यहाँ पे भी पौ है, यहाँ पे भी पौ है, हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि पौ से प्राप्त समीरण प्यार छंद में लिखा है। और अगला है वर्षा विनोद। यह भी बताया था मैंने कि वर्षा क्या होती है, लवणीय तत्व होते हैं उसमें, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि वर्षा विनोद है, ये लावणी छंद में इन्होंने लिखा है। और एक और है नए जमाने की मुकरी, यह भी उन्होंने मुकरी छंद में लिखा है दोस्तों, यह भी हमें ध्यान देना है। और काफ़ी मुकरियाँ इन्होंने लिखी और बहुत अच्छी अच्छी नए जमाने की मुकरी आगे हम पढ़ेंगे जब महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ेंगे इनके बारे में। और एक रचना इनकी बंदर सभा मिलती है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा ऊपर बंदर सभा, जो पैरोड़ी छंद में लिखा गया है बंदर सभा। ये उर्दू में जो इंदर सभा है, उर्दू में एक प्रकार का नाटक होता है उर्दू में इंदर सभा, उसी के अनुकरण पर इन्होंने लिखा है बंदर सभा। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इंदर सभा के अनुकरण पर, उर्दू के इंदर सभा के अनुकरण पर कौन सी रचना लिखी गई, तो बंदर सभा। और दोनों में साउंड आ रहा है सभा, बंदर इंदर सभा सभा, तो ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। और एक विजय वल्लरी इनकी रचना है, एक विजयी, विजय वैजयंती, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, विजयिनी, विजय वैजयंती, जो मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना द्वारा जहां पर विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में लिखा था, विजयिनी, विजय वैजयंती। एक और रचना है विजय वल्लरी। ठीक है दोस्तों, क्या रचना है, विजय वल्लरी। यह किस उपलक्ष्य में लिखा गया है, यह काबुल विजय पर। ठीक है दोस्तों, जब काबुल पर विजय पाई गई तो उसकी खुशी पर यह लिखा गया विजय वल्लरी, यह भी हमें ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ तथ्य थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। आगे हम देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने रखे हैं कि भारतेंदु मंडल में समस्या पूर्ति संग्रह भी लिखे गए, तो वो कौन कौन से हैं और किन कवियों के द्वारा कौन सी समस्या पूर्ति संग्रह स्थापित किए गए। एक प्रश्न आता है कि कौन से युग के कवियों द्वारा समस्या पूर्ति, या किस युग की प्रमुख विशेषता है समस्या पूर्ति, तो वह भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है। कल भी हम इस पर बात कर चुके हैं, प्रश्न उत्तर देख चुके हैं, तो आज हम उससे संबंधित देख लेते हैं कि किन किन कवियों ने समस्या पूर्ति संग्रह स्थापित किए हैं, तो देखते हैं। तो पहले हैं गदाधर द्विजगंग। क्या है दोस्तों, गंगाधर हैं, सॉरी, गंगाधर द्विजगंग इनका नाम है। इन्होंने समस्या प्रकाश नामक समस्या पूर्ति संग्रह स्थापित किया है। समस्या प्रकाश किसने, गंगाधर द्विजगंग ने। ठीक है दोस्तों, और दूसरे हैं हमारे दूसरे कवि हैं दुर्गादत्त व्यास। क्या है दोस्तों, दुर्गादत्त व्यास, इन्होंने समस्या पूर्ति प्रकाश। ठीक है दोस्तों, गंगाधर जी ने समस्या प्रकाश, सीधे सीधे लिखा है समस्या प्रकाश, और जो दुर्गादत्त व्यास हैं इन्होंने समस्या पूर्ति प्रकाश। ठीक है दोस्तों, अगले हैं गोविंद गिल्ला भाई जी ने समस्या पूर्ति प्रदीप नाम से समस्या पूर्ति संग्रह स्थापित किया है। और अंबिका दत्त व्यास जी, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, और कई बार पूछा गया कि कौन सी समस्या पूर्ति संग्रह अंबिका दत्त व्यास द्वारा स्थापित की गई, तो यह है समस्या पूर्ति सर्वस्व।
क्या है अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा स्थापित समस्या पूर्ति, वह है समस्या पूर्ति सर्वस्व। और एक और है देवेश्वर प्रसाद सिंह, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है पंचरत्न। क्या है दोस्तों? पंचरत्न इनका समस्या पूर्ति संग्रह है। नर्मदेश्वर जी इनका है पंचरत्न। तो ये प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह हैं दोस्तों, जो भारतेंदु युग के हैं। और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है भारतेंदु मंडल के। और दोस्तों हम देख चुके हैं कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि हैं। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों से संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उम्मीद करते हैं आपने देखे होंगे। और एक बार और फिर हम रिवीजन कर लेते हैं कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं। तो पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। और इनसे पहले भी एक कवि और आते हैं इसी मंडल के, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है दोस्तों, वो सबसे वरिष्ठ कवि हैं इस भारतेंदु मंडल के। इनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था। तो उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1850 ईस्वी में। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 ईस्वी में, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी में, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 ईस्वी में, अंबिका दत्त व्यास 1858 ईस्वी में, राधा चरण गोस्वामी 1859 ईस्वी में और राधा कृष्णदास जी हैं 1865 ईस्वी में। ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं जो पूछे जाते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ और कवि हैं भारतेंदु युग के अन्य कवि। ठीक है दोस्तों, उन्हें मैं यहाँ पे लाई हूँ। और मुख्य कवियों के बारे में तो हम कल भी बात कर चुके हैं, शॉर्ट वीडियो में भी मैं दे चुकी हूँ और फिर से हमने रिवीजन भी कर लिया है। लेकिन कुछ और कवि हैं जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी उनके रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, कभी रचनाकार के बारे में, तो कभी इनको भी रख लिया जाता है एक ऑप्शन उठा के कि कौन से कवि हैं कौन से नहीं हैं। तो हमको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है अगर हम नहीं पढ़े तो देखते हैं अन्य कवि कौन कौन से हैं भारतेंदु युग के। पहले है नवनीत चतुर्वेदी, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। कुब्जा 25वीं रचना दी जाती है और पूछा जाता है यह किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? नवनीत चतुर्वेदी जी की रचना है कुब्जा 25वीं। और इनका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ था, नवनीत चतुर्वेदी जी का। भारतेंदु युग के ये भी कवियों में आते हैं। दूसरे हैं दुर्गा दत्त व्यास। ठीक है दोस्तों, इनका है अधमोद्धार शतक। क्या है दोस्तों इनके ग्रंथ का नाम? अधमोद्धार शतक है। 1872 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की। तीसरे हैं हमारे दिवाकर भट्ट जी। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, नक्सिक और नवोढ़ा रत्न। नवोढ़ा होगा ये, नवोढ़ा रत्न। पहले नक्सिक है, दूसरा है नवोढ़ा। ठीक है दोस्तों, नवोढ़ा रत्न इनकी रचना है, किनकी? दिवाकर भट्ट जी की। चौथे हमारे हैं रामकृष्ण वर्मा बलवीर, इनका उपनाम है रामकृष्ण वर्मा बलवीर। इन्होंने लिखा बलवीर पचासा। तो बलवीर से हम रिलेट कर पाएंगे, बलवीर पचासा किसकी है? रामकृष्ण वर्मा जी की है। फिर हमारे अगले कवि हैं गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई ने कम से कम 4-5 रचनाएं लिखी। कौन कौन सी हैं? श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, राधा हो गई, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु और नीति विनोद। 5 रचनाएं इनकी हैं गोविंद गिल्ला भाई जी की, और भारतेंदु युग के कवि ये भी। फिर हैं गुलाब सिंह। गुलाब सिंह हैं प्रेम सत्सई, इनकी रचना है। राव कृष्ण शरण गोप। गोप इनका उपनाम है दोस्तों, राव कृष्ण शरण जी का उपनाम है गोप। इन्होंने प्रेम संदेशा, क्या लिखा है दोस्तों? प्रेम संदेशा नामक रचना इन्होंने की है। और अगले कवि हमारे राजेश्वरी प्रसाद सिंह। ठीक है दोस्तों, और प्यारे इनका उपनाम है, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे इन्हें बोला जाता है। और प्यारे प्रमोद नाम से इन्होंने रचना की है। तो ये भी हमारे महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, भारतेंदु युग में आते हैं ये कवि भी। और जो और मुख्य कवि हैं उनके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, कौन कौन से कवि हैं। अब देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, क्या क्या प्रश्नोत्तर मैंने रखे हैं। कुछ ही प्रश्न रखे हैं दोस्तों, क्योंकि 30 प्रश्न हम कल कर चुके थे। और आगे जो हमारे महत्वपूर्ण पंक्तियां बचती हैं उससे संबंधित एक अलग से वीडियो में चलाऊंगी फिर से, जब हमारे काव्य खंड कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम आदिकाल से ही स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियां, महत्वपूर्ण दोहे, कविता जिसकी जो पूछे जाते हैं, उससे संबंधित एक वीडियो मैं ज़रूर हर काल से रखूँगी, ताकि हम अपना सब कुछ कवर करते हुए चलें जितना भी सिलेबस होता है। तो देखते हैं। वैसे तो सिलेबस हम कोई भी एक यूट्यूब चैनल कंप्लीट नहीं करा सकता है दोस्तों, आप जानते ही होंगे, क्योंकि हमें खुद भी स्टडी करनी पड़ती है, काफ़ी बुक्स देखने पड़ते हैं। एक बुक से भी एग्जामिनर कोई भी पेपर नहीं बनाते हैं, विभिन्न बुकों को वो लेते हैं और
पेपर बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी संग्रह मेरे पास है और जितना भी मैंने अपनी पढ़ाई कर रखी है उसमें से आपको बेहतर दे सकूँ। मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों। और क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना तो हमें खुद भी आइडिया नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से आ सकता है, लेकिन जब हम कई बार पेपर दे चुके होते हैं तो हम जानते हैं कि कहाँ से क्या पूछा जाता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि पहले हम ये जान लें कि क्या आता है पेपरों में, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने प्रश्न उत्तर की सीरीज शुरू की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लग रहे होंगे ये प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं दोस्तों, बातें बहुत हो गई, माफ़ी चाहती हूँ। पहला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? किसके लिए दोस्तों? कविता के लिए। हम जान चुके हैं कि भारतेंदु युग में जितनी भी कविताएं हुई वो सभी अमूमन ब्रज भाषा में हुई। ठीक है दोस्तों, तो ब्रज भाषा में हुई तो फिर उसके बाद जो दौर स्टार्ट हुआ वो खड़ी बोली का हुआ कि हिंदी में क्यों नहीं हो रही है कविताएं, पुरानी परिपाटी को ही लेकर क्यों चल रहे हैं। तो खड़ी बोली के लिए, कविता के लिए, किसके लिए? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन शुरू किया। तो किसने किया? ऑप्शन है भारतेंदु जी, प्रेमघन जी, रत्नाकर जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका नाम है, जगन्नाथ दास, और रत्नाकर इनका उपनाम है, और अयोध्या प्रसाद खत्री। तो किसने किया दोस्तों कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली के आंदोलन की शुरुआत? यह किया अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने किया। ठीक है दोस्तों, और ये उपनाम से संबंधित प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में इससे डालने की कोशिश करूंगी, उपनाम से संबंधित। आप शॉर्ट वीडियो जरूर देखें दोस्तों, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न संख्या 2 है, प्रयाग रामागमन क्या है? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? रचना है प्रयाग रामागमन। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है इनका नाम, बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका है दोस्तों? यह है प्रेमघन जी का प्रयाग रामागमन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है प्रयाग रामागमन। इनके और भी रचनाएं हैं दोस्तों जो पूछी जाती हैं, जैसे भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय। और आनंद अरुणोदय बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, और इनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, एक एक दो दो, और इससे संबंधित वीडियो भी मैंने डाली है ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन पर, प्रताप नारायण मिश्र जी पर, अंबिका दत्त व्यास जी पर। आप जरूर देखें दोस्तों शॉर्ट वीडियो। मैं हमेशा एक सुबह एक शाम शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, आप देखने की कोशिश करें, आपको काफ़ी फायदा होगा उससे। और आनंद अरुणोदय इनकी रचना है, हार्दिक हर्षादर्श है, मयंक महिमा है, अलौकिक लीला है, और वर्षा बिंदु। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्षा विनोद नामक रचना पढ़ी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और जो वर्षा बिंदु है, वर्षा बिंदु, ये प्रेमघन जी की है दोस्तों। और आर्य अभिनंदन, स्वागत, ये प्रमुख रचनाएं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। और इनकी 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी हैं दोस्तों, उस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रेमघन जी की पत्रिकाएं, एक तो है आनंद कादम्बरी जो मासिक पत्रिका है, और दूसरा है नागरी नीरद, यह साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेमघन जी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है हमारा, 19वीं सदी। ठीक है दोस्तों, 19वीं सदी कौन? यही भारतेंदु युग की जो बात चल रही है, उसी समय की बात हो रही है। 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कविता के लिए खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या बोला है? हिंदी का विकास। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए खड़ी बोली में हिंदी को अस्तित्व में लाने के लिए उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा था? मुकुटधर पांडे, चंद्रवल्ली पांडे, क्या है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या नरेंद्र शर्मा। कौन लड़ रहे थे दोस्तों? यह है ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसकी लड़ाई लड़ रहे थे खड़ी बोली के लिए, खड़ी बोली हिंदी के लिए। ठीक है, उसके विकास के लिए। और जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के दीक्षा गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? अब किसने योगदान दिया, किस पत्रिका की बात हो रही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है कल्पना, धर्मयुग, सारिका, कवि वचन, सुधा। तो किसने दिया दोस्तों? इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा कवि वचन सुधा का। और ये कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, जो मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तीनों रूपों में प्रकाशित होती थी दोस्तों। यह भी ध्यान देना है, 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रथम पत्रिका है, यह भी हमें ध्यान देना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। ठीक है दोस्तों, यह पंक्ति किसकी है, यह पूछा गया है। तो किसकी है यह पंक्ति, तो देखते हैं किसकी है यह पंक्ति। बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। किसकी है दोस्तों यह है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और पूरी पंक्ति पढ़ लेते हैं हम, क्या है ये। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये है मुकरी। क्या है दोस्तों ये, मुकरी। जिस पंक्ति के अंत में मुकर जाना, तो पूछा है ना यहाँ पर, प्रश्न किया है कि क्यों सखी साजन, वो बोलिए नहीं अंग्रेज, मुकर गई है ना वहाँ से, तो यही है मुकरी। और भारतेंदु जी ने बहुत अच्छी अच्छी मुकरियाँ लिखी। अब हम जब पंक्तियों के बारे में बातें करेंगे तो मैं ज़रूर इनको लाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। तो ये है भारतेंदु जी की पंक्ति दोस्तों। और नवजागरण का अग्रदूत और नवजागरण का पितामह इनको कहा जाता है, कल हम बात कर चुके हैं। और इनकी एक और पंक्ति से हम कल बात कर चुके हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इनकी एक और भाषा, ये भाषा से संबंधित उन्होंने पंक्ति दी थी। और वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे भारतेंदु जी। रसा उपनाम से उर्दू में कविताएँ करते थे और 70 काव्य कृतियाँ इनकी मिलती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में विजयी विजय वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, रिपु नास्तक, प्रबोधिनी और प्रातः समीरण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इससे संबंधित बातें भी हम काफ़ी कर चुके हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये क्लास। हमारे प्रश्न आज इतने ही थे, मैं इतने ही प्रश्न बना पाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे लग रहे होंगे और काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी आपकी हो रही होगी। तो इसी तरह जुड़े रहें मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।